हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई ग्रेड। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मौलिक अधिकार। और देखिए, ये जो विषय है ये ना सिर्फ उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो सिर्फ एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, ये हर एक व्यक्ति और हर एक नागरिक से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत के संविधान ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिया है। व्यक्ति नहीं कहेंगे, नागरिकों को और व्यक्तियों को। देखिए, जो भारत का नागरिक है उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है, जो मौलिक अधिकार है उनमें कुछ स्पेशल जो बातें वो कही गई हैं, और व्यक्तियों के लिए भी अलग बातें हैं। लेकिन जो फंडामेंटल से राइट्स जो है वो सभी के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे, देखिए मौलिक अधिकारों की बात जो है वो कहां से आई थी। मौलिक अधिकारों की बात आई थी ब्रिटेन से। ब्रिटेन में देखिए 1215 में एक राजा थे, उन्होंने अपनी प्रजा को एक अधिकार पत्र दिया जिसे मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद देखिए 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पर भी 3 अधिकारों के साथ उनका जो आंदोलन था वो शुरू हुआ था। कौन कौन से अधिकार थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसके बाद देखिए, जब अमेरिका का जब संविधान बनाया गया तो उसमें इन अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था 1787 में। लेकिन 1791 में अमेरिका ने भी अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को ऐड किया और अपने नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त उन्हें कराए। उसके बाद देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों के लिए कौन सी ऐसी समिति थी जिसने मौलिक अधिकारों की मतलब संविधान में शामिल करने के लिए सिफारिश की थी? तो वो समिति कौन सी थी? तेग बहादुर सप्रू समिति। कौन सी थी? तेग बहादुर सप्रू। और देखिए, मौलिक अधिकारों की भारत में जो मांग की थी वो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने जो अपना स्वराज विधेयक प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी। उसके बाद और भी व्यक्ति आए, जैसे एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू, इन सब ने भी मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी। अब देखिए, जब संविधान बनाया गया तो उसमें मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया, ठीक है। और ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हमें पहले जब संविधान बनाया गया था तब कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार। लेकिन 1944 अमेंडमेंट में 1978 में एक कौन सा जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया था, जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर किसमें किया गया? 300A में किया गया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे समानता के अधिकार के बारे में, जो क्या है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समानता होगी। 15 में क्या बताया गया है कि कोई भी जाति, धर्म, लिंग, भेद इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। 16 में अवसर की समानता। 17 में ये जो छुआछूत है उसकी समाप्ति होगी और 18 में उपाधियों का अंत। लेकिन आज हम जो जानेंगे इन अधिकारों के बारे में, जो ये आर्टिकल है उनको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 में, फिर 15A में, ये सब। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, यानी जो हमारा संविधान है वो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है। कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में क्या है? सबसे पहले कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण, यानी जो कानून है वो सभी के लिए समान है, ना किसी के लिए छोटा ना किसी के लिए बड़ा। एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति है और वो बहुत अमीर व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ठीक है, और वही मर्डर, वही जो दोष है वो एक गरीब व्यक्ति ने किया है। तो ऐसा नहीं है हमारे संविधान में कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो कम कर दिया जाए, या कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए ज्यादा कर दिया जाए। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर अगर ये केस लगाया गया है तो उसके लिए भी उतनी सजा होगी जो कि एक अमीर व्यक्ति के लिए होगी और वही गरीब व्यक्ति के लिए होगी। कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के नजरों में सब लोग समान है, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हो चाहे वो आम नागरिक हो। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है? 1 और 2 में सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय की बात की गई है। देखिए, आर्टिकल 15(1) में क्या बताया गया है कि जो स्टेट है वो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान, उसके धर्म
उसकी जाति, उसके मूल वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और यदि ऐसा वो करता है तो उस व्यक्ति के पास राइट है कि वह अपने मौलिक अधिकारों का हनन का प्रस्ताव लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। और देखिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वह यही है लीगल और अब हमारे फंडामेंटल राइट्स में। देखिए जो लीगल कानूनी अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन जो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। 15(1) में क्या, जाति, धर्म और लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और दूसरे में क्या बताया गया है, आर्टिकल 15(2) में 15(2) में भी यह बताया गया है कि जाति, धर्म और लिंग भेद इनके आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। किस तरह का भेदभाव, ना तो उन्हें किसी भी दुकान में जाने के लिए रोका जाए, जो सार्वजनिक रूप से जो राज्य के पोषण से मान लीजिए कोई भी चीजें चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई कुएं हो, तालाब हो, इस तरह के, तो उन पर भी जाति या फिर धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की बात करता है आर्टिकल 15(1). और 15(3) में क्या दिया गया है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि विशेष प्रावधान महिला और बच्चों के लिए। अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको विशेष प्रावधान की जरूरत है, तो स्टेट जो राज्य है वो उनके लिए प्रावधान कर सकता है। किनके लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। 15(3) में बताया गया है। 15(4) में क्या है, आरक्षण संबंधी, यानी शिक्षण संस्थाओं में जो शिक्षण संस्था है उनमें आरक्षण, रिजर्वेशन की बात की गई है। और ये रिजर्वेशन SC ST जो शेड्यूल कास्ट है उन सब के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है शिक्षण संस्थाओं में। और ये कब जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। अब देखिए 15(5) में क्या है, 15(5) में भी आरक्षण की बात है, लेकिन वो क्या है, वो भी उच्च शिक्षण संस्थानों में। ये तो सिर्फ शिक्षण संस्थानों में थी, लेकिन 15(5) में ऐड कर दिया गया कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें भी आरक्षण का प्रावधान रहेगा। और ये कब ऐड किया गया, 93वें संविधान संशोधन में 2006 में इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल 15(6), ये तो देखिए अभी जो अमेंडमेंट है ये अभी हुआ था, 103वां जो संविधान संशोधन है 2019 में हुआ था। इसमें क्या बताया गया था कि आर्थिक आधार पर, देखिए जो स्वर्ण लोग हैं उनके लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है जो कि 10% है, EWS जिसको कहेंगे, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है कि लोक नियोजन व अवसर की समानता, यानी जो राज्य है वो सभी को अवसर की समानता देगा। जैसे कि एग्जाम्पल, वर्तमान में खुली प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनमें देखिए जैसे दिल्ली पुलिस के लिए भर्तियां निकली हैं या अन्य और कोई भी पोस्ट है उसके लिए, तो उसमें भी सभी को अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी एक वर्ग को वंचित कर दिया जाए, किसी एक वर्ग को यह कहकर रोक दिया जाए कि आपकी जाति ये है या आपका धर्म ये है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो अधिकारी हमें कौन देता है, आर्टिकल 16, कि हमें अवसर की समानता है। और अवसर की समानता और कहां पर बताई गई है, अवसर व प्रतिष्ठा की, ये हमारे प्रस्तावना में भी कही गई है। आर्टिकल 16(1), इसमें क्या है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति में समानता, यानी जो नियुक्ति की जा रही है उसमें भी समानता होगी, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(2), इसमें राज्य भेदभाव नहीं करेगा। किस बेस पे, किसी भी बेस पे, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बाहर से है या फिर यहीं का नागरिक है तो उसके साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें स्टेट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। 16(3) में क्या है, विशेष उपबंध, वही जो राज्य है वो अपने व्यक्तियों, अपने नागरिकों के लिए कोई भी स्टेट विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे कि कोई भी भर्तियां निकली हैं, एग्जाम्पल कि टीचर वैकेंसी निकली है किसी भी स्टेट में, तो वह अपने नागरिकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे कि वहां पर रिजर्वेशन रख सकता है कि 60% या 70% स्टेट का ही होगा और बाकी जो अदर स्टेट से आएंगे उनके लिए वो खाली रहेगा। तो ये विशेष उपबंध में ये राज्य कर सकता है। 16(4) में कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण। अब देखिए इसमें 16(4) में भी स्टेट के लिए बताया गया है कि अगर स्टेट को ऐसा लगता है, राज्य को, कि एक कमजोर वर्ग है और उसके लिए हमें कुछ प्रावधान करने चाहिए तो वह कर सकता है। जैसे कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण है वह दिया गया था 27%, और इसको चैलेंज भी किया गया था किसमें, इंदिरा साहनी वाद में।
और ओबीसी के लिए सबसे पहले देखिए जो मांग रखी थी वो किसने रखी थी, तो वो रखी थी 1953 में काका कालेलकर। किसने? काका कालेलकर ने मांग रखी थी। और देखिए 1955 में उन्होंने अपना जो प्रस्ताव है उसको रखा था, लेकिन 1980 में जो मोरारजी देसाई की सरकार थी उन्होंने मंडल कमीशन बनाया और अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, लेकिन इसको लागू वीपी सिंह की सरकार में 1990 में किया गया था। और देखिए यह जब 27% रिजर्वेशन दे दिया गया था ओबीसी को, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए इंदिरा साहनी वाद हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कुछ निर्देश यह दिए थे कि जो ये आरक्षण था वो था शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, तो उन्होंने इस आरक्षण को वैध ठहराया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो आरक्षण है उसका आधार सामाजिक और शैक्षिक हो सकता है, उसका आधार क्या नहीं होगा, आर्थिक नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया गया है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो आरक्षण है वह पदोन्नति यानी प्रमोशन में नहीं होगा। इन्हीं बातों को और किसी भी हालत में जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होगा। 3-4 बातों को सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में कहा था, लेकिन आगे जाके वो कुछ ना कुछ हमें उसमें बदलाव नजर आते हैं, जैसे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण भी दिया गया है। और आप देखेंगे 16(4)A में तो उसमें भी जो प्रमोशन है उसमें भी आरक्षण है। और जो 50% की बात हुई थी उसमें भी, जैसे कि बैकलॉग की जो भर्तियां हैं उसमें भी आरक्षण की बात कही गई है। तो इंदिरा साहनीवाद में कुछ ऐसे तथ्य नहीं थे कि इसको पूरी तरीके से माना गया हो। अब देखिए 16(6) ये सामान्य वर्ग आरक्षण सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर। यहाँ पर देखिए जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है यह शिक्षा में दिया गया है, और यहाँ पर जो दिया गया है आरक्षण वो दिया गया है सरकारी नौकरियों में दिया गया है। यानी जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है वो टोटल कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। ये आर्टिकल 16(6) तक हमने जाना है। अब आर्टिकल 17 में आपको पता होगा क्या बात बताई गई है, अस्पृश्यता की समाप्ति। यानी जो छुआछूत है उसकी समाप्ति कौन करता है, भारत का संविधान करता है। और मौलिक जो अधिकार हैं वह भी यह बात करते हैं कि जो आर्टिकल 17 में दिया गया है कि जो राज्य है या कोई व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार की ये जो छुआछूत है उसको मान्यता नहीं देगा। आर्टिकल 17 में यह बताया गया है। और आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है, लास्ट जो कि समानता के अधिकार में है, इसमें बताया गया है उपाधियों का अंत। क्या बताया गया है, उपाधियों का अंत। ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 18 में। उपाधियों का अंत किस प्रकार से, देखिए जैसे पुराने समय में जो लोग थे अपने नाम के आगे राजाओं का राजा, महाराजा, या फिर जैसे महात्मा या फिर राजा, इस तरह की जो कई उपाधियां हैं वह दी जाती थी। लेकिन मौलिक अधिकारों में किस किस के लिए उपाधियों का प्रबंधन है, देखिए कोई भी व्यक्ति शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियां ग्रहण कर सकता है, और इन दो क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी फील्ड में कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी और ना ही उसको मान्यता दी जाएगी। और देखिए एक बार ये वाद हुआ था, कौन सा, बालाजी राघवन का, उसमें ये कहा गया था कि जो पद्मश्री, पद्म भूषण, ये इस प्रकार के, तो ये एक तरह से उपाधियां हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ किया था कि नहीं, ये उपाधियां नहीं, यह पुरस्कार हैं, क्योंकि ये जो पुरस्कार हैं ये नाम से पहले नहीं जोड़े जाते। जैसे भारत रत्न हो गया तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा तो होगा नहीं, तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर होगा। लेकिन अगर उनके नाम के आगे कोई उपाधि लगा दी जाए, जैसे महात्मा या फिर राजा सचिन तेंदुलकर, तो वो उस चीज का अंत किया गया है। तो उपाधियों का अंत किसमें बताया गया है, आर्टिकल 18 में बताया गया है। आज हमने समाज के बारे में कुछ डिटेल से इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो 19 से 22 में उसके बारे में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।